चलेंगे जिंदा दिलों के शहर लाहौर, जहां हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट, वनडे और टी20 क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए सेंचुरी बनाने वाले पहले बल्लेबाज अहमद शहजाद। और इनसे मैं ये नहीं पूछूंगा कि नाकामी पर आप क्या कहेंगे, मैं इनसे ये जानना चाहूँगा कि अहमद, जिस तरह अभी शुरुआत में मैंने पूछा कि ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो वहाँ की हार्ड एंड बाउंसी कंडीशन, साउथ अफ्रीका में भी सही होता है, इंग्लैंड में स्विंग पर फंस जाते हैं, अब तो अपने घर में भी हमारे कदम लड़खड़ा रहे हैं, तो हम करें तो क्या करें? चुना करने हैं, अब क्या करना है? अब जो कर रहे हैं कर तो रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बैठे हुए लोग काफी कुछ कर रहे हैं और जो क्राइटेरिया सेट कर रहे हैं वो उसी के जो है बाय प्रोडक्ट आपको पाकिस्तान क्रिकेट टीम में नजर आ रही हैं। जो परफॉर्मेंसेस देखिए, जो बाहर चलता है वही रिफ्लेक्ट करता है आपकी टीम के अंदर भी। और जिस तरह हमने बड़ी बात की है शान मसूद पे, उनकी लीडरशिप पे, एट द सेम टाइम आप देखें कि इमाम वो भी आए हैं। आके वो पहली इनिंग में उन्होंने 50 किया है, उसके बाद तीनों इनिंगों में वो अजीब सा ही आउट हुए हैं। और अब्दुल्ला शफीक की टेक्निक आपके सामने है और परफॉर्मेंस भी आपके सामने है। फिर बाबर आजम के पास सुनहरी मौका था कि वो आज कोई 125-150 की इनिंग खेलते रिजवान के साथ मिलके, वो भी जो है ना 50 पे एक ही स्कोर आज बनाया और चलते बने। फिर सलमान अली आगा, देखिए सलमान अली आगा कंट्रीब्यूट तो करना पड़ेगा ना सलमान अली आगा को भी। ऐसा तो नहीं चलेगा कि आप जो है ना बिल्कुल नीचे से आपका नंबर नीचे तो है तो आप चुप चुप करके इधर उधर चले जाएंगे। नहीं, आपको भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। आप टेल के साथ स्कोर करते हैं तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं जाके खड़ा होता है। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है, हमने जियो पे बैठ के पहले बात की थी, जैसे ये पिच नजर आया था तो हमें लगा कि ये जीतने वाला पिच नहीं बनाया, ये हार से बचने वाला ड्रॉ वाला पिच बनाया। और हमने कहा कि दो किस्म के माइंडसेट होते हैं, एक जीतने वाला और एक हार से बचने वाला। तो जब हम हार से बचने वाला माइंडसेट लेके जाते हैं तो ऑलरेडी एक कदम पीछे होते हैं आप दुनिया से। तो वो हमने देखा कि चौथे ही दिन के पहले सेशन के अंदर साउथ अफ्रीका ने ये टेस्ट मैच जीत लिया, जो कि इतने चांसेस थे हमारे पास ये टेस्ट मैच जीतने के कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। तो यही वजह है कि जब आप मीडियोकर लोगों के हवाले चीजें कर देते हैं तो वो चांसेस को ग्रैब नहीं करते और इवेंचुअली हारते हैं। तो जब हारते हैं तो प्रेशर पीसीबी में पड़ता है। सो ये यूं ही होगा जब तक हर एक चेन जो है वो मिल के काम नहीं करेगी, तब तक आप हारे जीते हुए मैचेस यूं हारते जाएंगे। तो ये तो जो मर्जी कर लें आप, ऐसा ही होगा। अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। अपनी ही पिच पर शिकस्त, पाकिस्तान क्रिकेट सवालात के घेरे में खज़ां के पत्तों की तरह बिखरती विकटें, पाकिस्तानी बैटर्स कहाँ खेल सकते हैं, घर की पिच, घर के तमाशाई, मगर बैटिंग फिर नाकाम, आखिर क्यों? एक बार फिर टी20 टीम में वापस आने वाले साबिक कप्तान बाबर आजम टेस्ट की दूसरी में पाकिस्तान के टॉप स्कोरर रहे। बाबर आजम ने दूसरी इनिंग में 50 रन स्कोर किए। पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग में खेल के तीसरे दिन के अख्ताम पर विकेट पर 94 रन बनाए और उस वक्त बाबर आजम 49 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे और उनका साथ दे रहे थे मोहम्मद रिजवान, जो 16 रन पर नॉट आउट थे। लेकिन चौथे दिन का आगाज़ ही पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप के लिए तबाहकुन साबित हुआ। बाबर आजम ने दिन की दूसरी गेंद पर ऑन साइड की जानिब शॉट खेलते हुए 2022 के बाद अपनी पहली होम टेस्ट निफ सेंचुरी मुकम्मल की, लेकिन जो इनिंग का मजबूत आगाज़ होना चाहिए था वही उसका अख्ताम साबित हुआ। सिर्फ 3 गेंदों बाद एक हल्की सी ऑफ स्पिन गेंद जो ज़रा नीचे रही, बाबर के पैट से जा टकराई और पाकिस्तान के जवाल की कहानी का आगाज़ हो गया। 7 इनिंग के बाद निफ सेंचुरी स्कोर करने वाले बाबर आजम से ये उम्मीद थी कि वो पूरी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान के लिए एक अच्छा टोटल फराहम करेंगे, लेकिन ऐसा सिर्फ ख्वाब ही साबित हुआ। अहमद शहजाद साहब, मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि अगर आप बाबर आजम पर तनकीद करेंगे, अगर आप बाबर आजम के खेल पर बात करेंगे, अगर आप ये बताएंगे कि जी बाबर आजम ने ये 83वीं इनिंग थी कि सेंचुरी के बगैर खेल ली, तो कहा यह जाएगा कि आप एजेंडा टो कर रहे हैं, कहा यह जाएगा कि आप बाबर आजम के मुखालिफ हैं। लेकिन जब मराद की बात होगी तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की ए कैटेगरी से तनज़्ज़ुली आपको टी20 टीम से निकाला जाएगा तो कहेंगे कि जी पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी को निकाल दिया। सवाल मैं आपके सामने ये रख रहा हूँ कि ज़्यादा दूर जाने की बात नहीं है, एक कप हो गया, उसके साथ ट्राई सीरीज़ हो गई जो हमारे बल्लेबाजों की कारकर्दगी थी, उसके बाद सवाल उठ रहा था कि बाबर को टीम में लेना चाहिए, आ गए वो टी20 टीम में। लेकिन ये वो मौका था जब बाबर आजम फिनिश करते, बताते कि वो पाकिस्तान के सबसे बड़े बैट्समैन हैं, या वो सिर्फ नाम के बड़े बैट्समैन हैं और उनकी परफॉर्मेंस भी कभी टीम को मिलेगी। 61वां टेस्ट मैच था, सिर्फ एक प्लेयर ऑफ द मैच उनके क्रेडिट पर है। चलें, वो तो ऑफ कलर चल ही रहे हैं।
उनका तो सबको पता है। उन्होंने कहा है कि मुझे इस फॉर्म के साथ टीम में डाल लें। मुझे बताएं क्यों डाला है उनको? उन्होंने जबरदस्ती की है या फिर वो एक बात चलती है कि जी कहीं से फोन आ गया? तो अगर कोई फोन, आप प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं तो रिजाइन कर देना चाहिए सिलेक्शन कमेटी को। आकिब जावेद साहब की, जिनकी हमने बहुत तारीफ की है पिछले दिनों के अंदर, कि जो यंगस्टर्स उन्होंने व्हाइट बॉल क्रिकेट के अंदर इंट्रोड्यूस कराए हैं, दे बीन डूइंग वेल। और सारी मुश्किल कंडीशंस के अंदर आपने उन यंगस्टर्स को छोड़ दिया, उनके नंबर्स पे भी नहीं खिलाया, उसके बाद उनको जो आसान कंडीशंस आई वहां बाहर कर दिया। तो अगर यही उन्होंने करना है तो, और वो अगर वो ये कहना चाहते हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तो एक रेजिग्नेशन लेटर तो आकिब जावेद के हाथ में है, या एक रेजिग्नेशन लेटर अजहर अली के हाथ में है, या असद शफीक के हाथ में है, या लीमदार, या हम भूल जाएं कि कोई थोड़ी बहुत इज्जत गैरत का भी मामला जिंदगी के अंदर कोई लेके चलना है साथ। तो बाबर आजम ने तो नहीं कहा कि मुझे डाल दें। बाबर आजम तो को तो नहीं, वो तो मान रहे हैं कि मेरी फॉर्म नहीं है। तो सारी जगह तो आप उनको जबरदस्ती डाल रहे हैं। क्या प्रेसिडेंट सेट किया आपने? पहले टेस्ट मैच से उनको निकाला और उसके बाद बगैर किसी परफॉर्मेंस से ले आए। उसके बाद क्या प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं कि आपने, माइक हैसन ने, आपके कोच ने बोला कि हमने बाबर आजम को कुछ टारगेट्स दिए हैं, जब वो अबूर कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद उनकी टीम में जगह मौजूद है। वो तो व्हाइट बॉल क्रिकेट खेले ही नहीं, वो तो सैर पे गए हुए थे। ये टेस्ट मैच के अंदर जो डोमेस्टिक का मैच था वो भी नहीं खेले। उसके बाद यहाँ भी परफॉर्मेंस आपके सामने है। तो कहने का मकसद ये है कि हर चीज का ब्लेम आप बाबर आजम पे नहीं डालें। जिसका ड्यू ब्लेम बनता है उसी को ब्लेम दें। ठीक है, आपने सही कह दिया, आपने वजह फरमा दिया, ब्लेम नहीं डाल रहे, लेकिन हकाइक आपके सामने रख रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोलैप्सिस के हवाले से कहानी तब नहीं रही। साल 2025 में पाकिस्तान ने 5 टेस्ट मैच खेले हैं और आखिरी 5 विकेटें जल्द गिरने की सूरत हाल तब्दील हो नहीं रही है। इस साल के आगाज़ पर जनूबी अफ्रीका से केप टाउन टेस्ट की पहली इनिंग में 39 रन पर पाकिस्तान की आखिरी 5 विकेटें गिरी। दूसरी इनिंग में 61 रन पर 5 विकेटें गिर गईं। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ होम ग्राउंड पर पहले टेस्ट की पहली इनिंग में 33 और दूसरी इनिंग में 25 रन पर 5 विकेटें गिर गईं। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दूसरे टेस्ट की पहली इनिंग में 25 रन पर 5 और दूसरी इनिंग में 57 रन पर 5 खिलाड़ी आउट हो गए। अब जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले लाहौर टेस्ट की पहली इनिंग में 16 और दूसरी इनिंग में 17 रन पर 5 विकेटें गिर गई। रावलपिंडी टेस्ट में भी यही सूरत हाल जूं की तू नजर आई। पहली इनिंग में 17 रन पर खिलाड़ी पवेलियन लौटे, तो दूसरी इनिंग में 33 रन पर 5 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। जबकि शिकस्त खाने वाले दूसरे टेस्ट की दूसरी इनिंग में आखिरी 4 विकेटें सिर्फ 9 रन के इजाफे से पवेलियन लौट गईं। तो अहमद शहजाद साहब, 2025 में तो ऐसे ही लग रहा है कि सिर्फ 5 बैट्समैन खेल रहे हैं, आखिरी 5 तो कब आकर चले जाते हैं नजर ही नहीं आ रहा, और हम अपनी इस खामी को दूर कर नहीं पा रहे। और हमारे जो कोच अजहर महमूद साहब हैं वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह देते हैं कि जी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना चाहिए। वो कह देते हैं कि जी हमारे खिलाड़ियों को जो है सिर्फ साल में 2 टेस्ट मैच मिलते हैं, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म। तो अजहर महमूद तो खुद पहले शुक्र अदा करें कि कहीं ना कहीं कुछ एक सिस्टम के तहत उनको जो है ना कोचिंग मिली है रेड बॉल की। ठीक है, मुझे नहीं पता इससे पहले उन्होंने कभी डोमेस्टिक में भी रेड बॉल की कोचिंग की है कि नहीं। और उसके बाद ये बहाने लगाना भी छोड़ देने चाहिए, बुरा लगता है। कभी आके ऑनेस्टली भी बात करनी चाहिए। अगर आपको 4 मैच मिलते हैं साल के अंदर, तो भाई आप जीतते कितने हैं? आपको कौन मैच देता है? जीतेंगे तो आपको मैच मिलेंगे। उसके बाद आपके प्लेयर्स जो है आपकी सुनते नहीं, आप कह रहे डोमेस्टिक जाए, कितनों को खिला लिया? नसीम शाह, हारिस रऊफ 1 मैच खेले, उसके बाद फिर भाग गए वहां से। खेलना ही नहीं चाहते आपके प्लेयर्स, आप भेजते ही नहीं है उन्हें। तो आप इस तरह की बातें कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि नीचे वाले प्लेयर कुछ नहीं। ऊपर वालों ने सर कौन सा तीर मारा? आप मुझे बताएं। 1-1 50 किया 4-4 इनिंगों में, जहाँ पे बिल्कुल फ्लैट पिच था पहली इनिंग के अंदर। नहीं अहमद, ये भी तो एक कल्चर अब डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है ना कि एक इनिंग में 50 किया, अगला टेस्ट मैच पक्का, अगले टेस्ट में इनिंग तो में मैं कुछ करूं ना करूं। यही तो गिला है, हमें किसी से कोई मसला नहीं है। लेकिन जब इन बच्चों को आप लीडरशिप देते हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आके इस तरह लोगों को 25 स्कोर पे डिफेंड करने लग जाते हैं ना, तो वो कल्चर आप खुद बनाते हैं। हमारा मकसद किसी के अगेंस्ट बात करना नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ पाकिस्तान की बढ़तरी और जीत के अंदर है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह के प्लेयर्स लाए जाएं कि जो पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करवाएं। और जब इन प्लेयर्स की बात होती है तो 11-11 साल से तो तरक्की हो रही है ना, दिन दुगनी रात चौगनी, नाकामियों की फहरिस्त तवील हो रही है ना। हाँ, तो इनको तो 10-10 साल से हम याया भाई देख रहे हैं, और क्या करना है? नहीं, वो कहते हैं आप एजेंडा चलाते हैं, आपको सिर्फ बाबर आजम ही नजर आता है। नहीं, वो भी ठीक कहते होंगे। सबके बारे में बात करनी चाहिए, शान मसूद के बारे में बात करनी चाहिए, इमामुल हक के बारे में बात करनी चाहिए, बाबर आजम के बारे में, रिजवान के बारे में बात करनी चाहिए, सलमान अली आगा के बारे में बात करनी चाहिए। हमें नहीं पता कि दूसरे क्या कहते हैं क्या नहीं। हमारा एक अपना स्टांस है और जिसमें सिर्फ पाकिस्तान के अलावा किसी के लिए कुछ बुराई नहीं है।
जो भी हमारे मुल्क के लिए अच्छा करेगा हम उसको सर पे बिठाएंगे। लेकिन आप खुदारा देखें तो सही, आपका मुल्क कहाँ पहुंच गया है। जिम्बाब्वे का भी किसी को लाने और निकालने का ना कोई क्राइटेरिया होगा, नेपाल का भी किसी को निकालने और लाने का कोई क्राइटेरिया होगा, युगांडा का भी क्राइटेरिया होगा, यूएसए का भी। लेकिन पाकिस्तान, जिसका एक नाम है दुनियाई क्रिकेट के अंदर, वो उस लेवल पे नीचे चला गया है अपने इस सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर, लोगों को लाने और निकालने के अंदर, टीम में शामिल करने के अंदर, कि मैंने इस तरह की टीमें बनती हुई कभी नहीं देखी हैं जो मैं इस दौर के अंदर अब देख रहा हूँ।